आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है अशोका द एम्पायर हु गेव अप वॉर। चैप्टर का मतलब क्या है पहले इसको समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है अशोका द एम्पायर हु गेव अप वॉर। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही महान राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम क्या था, अशोका। ठीक है, और पहला तो चैप्टर का नाम ही है अशोका, कॉमा उसके बाद लिखा हुआ द एम्पायर हु गेव अप वॉर। मतलब अशोका दुनिया का इकलौता ऐसा राजा था जो राजा होने के बावजूद भी लड़ाई करना छोड़ दिया था। सोचो, मतलब आज तक इतिहास में आज तक ऐसा कोई राजा हुआ ही नहीं है जिन्होंने लड़ाई करना ही छोड़ दिया हो पूरी तरीके से। जब तक वो राजा रहा है तब तक लोगों दूसरे के ऊपर हमला करके उसको जितना हमेशा चाहा है वो। लेकिन अशोका एकलौता ऐसा राजा बना पूरी दुनिया का जिन्होंने एक समय के बाद लड़ाई करना ही, लोगों को मारना ही, लोगों को काटना ही पूरी तरीके से छोड़ दिया था। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, एक राजा दूसरे के यहाँ पे हमला करता था और उसके सैनिक को, सिपाही को मार के, काट के सारा संपत्ति अपने अंदर में कर लेता था। ऐसा चलता था पहले। हाँ, इसके पीछे भी रीजन है, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, इस चैप्टर में चलेगा हमारा सब कुछ। ठीक है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, एक राजा दूसरे राजा को मार के, उसको हरा के और उसका सारा संपत्ति अपने कब्जे में ले लेता था। तो अशोका भी ऐसा ही करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इनको एहसास हुआ कि किसी को मारना बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। चाहे वो दूसरे राजा का ही सिपाही क्यों ना हो, उसको मारना गलत बात है, किसी का जान लेना गलत बात है। तब जाकर इन्होंने कसम खा लिया कि आज के बाद हम किसी आदमी को नहीं मारेंगे अपने फ़ायदे के लिए। तो याद रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि दुनिया का इकलौता ऐसा राजा, दुनिया का इकलौता ऐसा महान व्यक्ति जिन्होंने, जो राजा तो थे लेकिन राजा होने के बावजूद उन्होंने लड़ाई करना बाद में क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। उन्होंने कसम खा लिया था कि किसी का जान हम नहीं लेंगे। तो वही इसमें लिखा हुआ है, अशोका द एम्पायर हु गेव अप वॉर। ऐसा राजा जिन्होंने लड़ाई करना ही क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। ठीक है, इन्हीं के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर हमारा चलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अ वेरी बिग किंगडम इक्वल्स टू एन एम्पायर। मतलब अच्छा, यहाँ पे ना एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, किंगडम और एम्पायर दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। किंगडम का मतलब होता है छोटा सा एरिया और एम्पायर का मतलब होता है वैसा छोटा छोटा एरिया, बहुत सारे को जब हम लोग मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एम्पायर बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बस समझ लो, यदि हम लोग बात करें इंडिया में केवल बिहार का बारे में बात करेंगे तो बिहार क्या कहलाएगा, किंगडम कहलाएगा। बस एग्जाम्पल समझिए, किंगडम होता है छोटा इलाका और एम्पायर होता है बड़ा इलाका। इसमें कन्फ्यूजन होता है कई बार आप लोगों को, लेकिन समझ लीजिए। तो किंगडम जैसे मान लो, सपोज करो कि हमारे इंडिया में आज आपको पता है 28 स्टेट्स हैं, उसमें हमारा एक बिहार भी है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो बिहार हमारा क्या कहलाएगा, किंगडम कहलाएगा। ठीक है, उसी जगह पे यदि हम लोग बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, इन 4-5 स्टेट को जब हम लोग एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो क्या कहलाएगा, एम्पायर कहलाएगा। समझ के बात को, नहीं एम्पायर से बड़ा कुछ नहीं, समझ के बात को। तो किंगडम मतलब छोटा इलाका और एम्पायर मतलब बड़ा इलाका जिसमें बहुत छोटे छोटे इलाके आ जाएंगे। ठीक है, तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वेरी बिग किंगडम इक्वल्स टू एन एम्पायर। मतलब छोटा छोटा किंगडम जब आप उसको इकट्ठा कर दोगे तो क्या बन जाता है, हमारा एम्पायर बन जाता है। ठीक है, चले इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, हम लोग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं अशोका द एम्पायर हु गेव अप वॉर। ओके, तो ऐसे राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने एक समय आने के बाद अपने आप से कसम खा लिया था कि हम किसी का भी जान नहीं लेंगे। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक है अ वेरी बिग किंगडम इक्वल्स टू एन एम्पायर। मतलब एक बड़े से किंगडम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, एम्पायर बड़ा या किंगडम बड़ा, एम्पायर बड़ा होगा, किंगडम हमेशा क्या रहता है, छोटा होता है। ठीक है, आगे चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं। उन महान महान राजाओं में हमारा एक महान राजा और था जिनका नाम क्या था, अशोका। समझ में आ रही है बात,
जिनका नाम अशोका था। His instructions were inscribed on pillars as well as on rock surface. इनका जो महान इनका जो बात है, ये जिस प्रकार से लोगों को एकजुट करके रखते थे, जिस तरीके से ये लोगों को समझाते थे, जैसे ये रूल करते थे, मतलब इनके बातों को आज भी किसी किसी जगह पर देखा जाता है कि पिलर पे लिखा हुआ है, पत्थरों पे लिखा हुआ है, चट्टानों पे लिखा हुआ है। इनके बातों को आज भी किसी किसी जगह पर पाया जा रहा है। इसका मतलब पक्का ये महान व्यक्ति रहा होगा, तभी तो इनके बातों को आज भी पिलर पे दिख जाता है कहीं पर। लेकिन हाँ, जो पुराने जगह हैं वहां पे इनका आज भी मैसेज लिखा हुआ हम लोगों को दिख जाता है, हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन अब नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, क्योंकि उस समय का भाषा कुछ और था, आज का भाषा कुछ और है। भाषा बहुत बदल चुका है। ठीक है, जैसे आपको ना एक एग्जाम्पल देते हैं। हमारे बिहार में एक जगह है राजगीर, आप जानते हैं राजगीर। कभी आपको जाने का मौका मिले ना, तो वहां पे कुछ कुछ ऐसे चट्टान है जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज लिखा हुआ है, छेनी हथौड़ी से लिखा हुआ है। उसको आज के लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग ही भाषा में लिखा हुआ है, जो कि हम लोग आज जानते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो भाषा जैसे आज के तौर पे जो भाषा हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये आज से 1000 साल के बाद यही भाषा रहे, बदल जाए, तो ऐसा होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो अशोका इतने महान राजा थे कि इनके मैसेज को आज भी किसी किसी जगह पर पिलर पे लिखा हुआ, दीवालों पे लिखा हुआ, पत्थरों में, चट्टानों में दिख जाता है लिखा हुआ। ठीक है, आगे। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago। सोचो, मतलब जिस जगह का अशोका राजा बना, उस जगह को किसने पहले रूल किया था? उनके दादाजी ने। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अशोका का जो दादाजी था, मतलब अशोका के जो दादाजी थे, उन्होंने पहले उस जगह पर रूल किया, पूरा अपना शासन चलाया। उसके बाद किसने चलाया? अशोका ने चलाया। और आज से कितने समय पहले के बारे में यह बात हो रहा है? आज से 2300 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। और उनके दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रहेगा ये चीज? हाँ, वो भी है, आगे मिलेगा, वो सब भी मिल जाएगा। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आज से 2300 साल पहले जिस जगह को अशोका के दादाजी ने रूल किया था, उनके बाद उस जगह को किसने रूल किया? मतलब वहां का राजा कौन बना? अशोका बना। ठीक है, और उनके दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अशोका के पिताजी भी थे। उनके बाद देखो, पहले दादाजी के बाद अशोका का पिता, उनके बाद फिर अशोका के बारे में। ठीक है, उनके पिता के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि उनके पिताजी ने रूल नहीं किया था। ठीक है, आगे। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। और ये जो चंद्रगुप्त थे, मतलब कि जो अशोका के जो दादाजी थे, इनको एक आदमी हमेशा सपोर्ट करता था, जो नॉलेज देता रहता था कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, राजा ये करता है, वो नहीं करता है। वो आदमी कौन था बताओ? चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। मतलब चाणक्य वो आदमी था जो कि बहुत ही बुद्धिमान आदमी था, बहुत ही समझदार वाला व्यक्ति था, और ये समय समय पर चंद्रगुप्त को एडवाइस करता रहता था। मतलब कि जो अशोका को जो दादाजी थे, उनको बताते रहते थे कि तुमको किस तरीके से रूल करना है, कैसे तुमको आगे बढ़ना है, कैसे तुमको साम्राज्य बहुत बड़ा बनाना है। तो वो चाणक्य हमेशा इसको एडवाइस करते रहते थे। ठीक है, चाणक्याज आइडियाज वेर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। और चाणक्य किस किस प्रकार के विचारों को ये बढ़ावा देते थे, चाणक्य किन किन प्रकार के चीज़ों को सिखाते थे, चाणक्य का क्या मैसेज था, ये सब कुछ यदि आपको आज पढ़ना हो कि आखिर चाणक्य किस प्रकार का व्यक्ति था, तो वो आप आज पढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्र किताब एक आता है, अर्थशास्त्र, उसमें आप पढ़ सकते हैं। मतलब आप मार्केट में जाओ और आप बोलो कि चाणक्य का अर्थशास्त्र हमको किताब दीजिए, तो वो आपको देगा। उसमें आप ये जान पाएंगे कि आखिर चाणक्य किस प्रकार का व्यक्ति था, कितना महान नॉलेज था उनके पास, और वो किस तरीके से चंद्रगुप्त को सपोर्ट करता था आगे बढ़ने में।
समझ में आ रही है बात। एक तरीके से आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि चाणक्य जो था ना वो गुरु था, टीचर था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आगे, देयर वेर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर लाइक द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। बहुत सारे शहर हमारे आते थे, जिस शहर को रूल करता था अशोका, मतलब अशोका जहाँ का राजा था, उस मतलब अशोका ने तो बहुत सारे इलाका को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसमें से हमारा इम्पोर्टेंट था पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन, ये सब जगह जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था, और इन सब जगह पर कंट्रोल किसका था, अशोका का ही था। हालांकि उनका कब्जा और भी बहुत दूर तक था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जगह था ये तीन, पाटलिपुत्रा जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। ये तीन जगह बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। ये जो तक्षशिला है ना, ये तक्षशिला एक्चुअली नॉर्थ में पड़ता है, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां पे पड़ता है ये तक्षशिला, और इसी तक्षशिला से होते हुए आदमी इंडिया से बाहर जाता था, किधर, नॉर्थ वेस्ट की ओर। जैसे मतलब मान लो उस समय पे यदि किसी को अफगानिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, तो वो तक्षशिला होकर ही जाता था। तक्षशिला जगह का नाम है, उस जगह से होके ही वो उधर की ओर निकलता था। या फिर एशिया में किसी भी जगह जाना होता था तो उधर ही से निकलते थे लोग, नॉर्थ इंडिया में। आज इसका जगह कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में जो आप तक्षशिला देखोगे ये बहुत छोटा हो गया है। आज जैसे आपको बताते हैं, पहले के ज़माने का जो तक्षशिला है जगह था वो बहुत बड़ा इलाका था, आज उसको छोटा छोटा अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। तो ज़्यादातर जो आपका नॉर्थ इंडिया है ऊपर वाला हिस्सा, वो सारा तक्षशिला में ही आता है। पहले तक्षशिला बहुत बड़ा हुआ करता था, उनको अलग अलग स्टेट में बांट दिया गया, जैसे आपका पंजाब हो गया, फिर से आपका हरियाणा हो गया, फिर से जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब अलग अलग हिस्सों में इसको बांट दिया गया, ठीक है। आगे, तो तक्षशिला से होते हुए ही लोग इंडिया से बाहर जाते थे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, या फिर और भी एशिया की तरफ यदि जाना होता था तो लोग इधर ही से निकलते थे। उज्जैन ले ऑन द रोड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, और ये जो उज्जैन है ये बिल्कुल बीच में पड़ता था हमारा, जहां से लोग नॉर्थ से किधर की ओर आ सकते थे, साउथ की ओर। मतलब किसी आदमी को यदि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आना होता था तो उसको उज्जैन से होके ही पार करना पड़ता था, ठीक है। मतलब ये उज्जैन बीच में पड़ता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स लिव्ड इन दीज सिटीज। बड़े बड़े लोग, ट्रेडर मतलब कि खरीद बिक्री करने वाले लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े क्राफ्ट पर्सन मतलब जो कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं, जैसे हाथ से कलाकारी का काम करने वाले लोग, जैसे कुर्सी बनाना, टेबल बनाना, इस प्रकार के लोग भी। कहने का मतलब पढ़े से पढ़े और अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी इन प्रकार के शहरों में रहा करते थे। अशोका का जहाँ जहाँ रूल था वहाँ वहाँ अलग अलग प्रकार के रूल, लोग अपना जीवन यापन चलाते थे, घर परिवार चलाते थे, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे रहते थे। उसके बाद है देयर वेयर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। यहाँ तक के गांव भी ऐसे बड़े बड़े थे जिस गांवों में किसान भी रहते थे, हर्डर भी रहते थे। हर्डर का मतलब हो गया जो कि जानवरों को रखते हैं अपने पास, पालते हैं, उनका देखभाल करते हैं। तो बड़े बड़े गांव भी हुआ करते थे, किसान भी होते थे, बकरी, गाय, भैंस इन सबको चराने वाले लोग भी हुआ करते थे। कहने का मतलब बहुत दूर दूर तक वाले इलाकों पर अशोका का कब्जा था, और उन सारे इलाकों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है। पढ़े लिखे लोग भी थे, अनपढ़ लोग भी थे, किसान भी थे, व्यापारी भी थे, सब कोई थे। इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया का मतलब क्या हुआ, मध्य प्रदेश, ठीक ना। सेंट्रल इंडिया का मतलब मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया के बिल्कुल बीच में पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको सेंट्रल इंडिया बोल देते हैं। इन सेंट्रल इंडिया देयर वेयर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। मध्य प्रदेश में खास करके, मतलब सेंट्रल इंडिया हमारा मध्य प्रदेश ही कहलाता है, यहाँ पे लोग जंगलों में रहते थे, और आज भी मध्य प्रदेश में जंगलों में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। वहाँ के आदिवासी लोग आज भी जंगलों में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ के लोग जंगलों से फल फूल, साग सब्जी इकट्ठा करके अपना जीवन यापन चलाते थे, और कुछ लोग तो जानवरों को मार के भी अपना घर परिवार चलाते थे, उनको मार के पका के खा लेना, है ना, इस तरीके से। मतलब जिसको जो काम आता था वो काम करके अपना घर परिवार चलाता था, ठीक है। उस समय का बात हो रहा है। आगे, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज। चूंकि अशोका का रूल बहुत बड़े इलाके में था, बहुत दूर दूर तक इनका कंट्रोल था अशोका का, तो अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग प्रकार के भाषा भी बोलते थे। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें?
तो जहां जहां इनका कब्जा था वहां के लोग वहां का ही भाषा बोलते थे। तो इनका जो कंट्रोल था, मतलब इन्होंने जितने दूर तक कब्जा किया था, जहां जितने बड़े एरिया का ये राजा था अशोका, उस एरिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भाषा बोले जाते थे। समझ में आ रही है बात? चल आगे। दे एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स एज वेल। यहाँ तक के अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग जगह पर रहते थे, तो वहाँ पे लोग अलग अलग प्रकार के खाना भी खाते थे, अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते थे, अलग अलग प्रकार के भाषा भी बोलते थे। समझ रहे बात? तो जो जैसा लोग जहाँ पे था वैसा खाना, भाषा, रहन सहन वो लोग अपना फॉलो करते थे। इससे साफ पता चल रहा है कि अशोका का जो रूल करने का एरिया था वो बहुत ही बड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। चलिए इसमें भी 3 ही पॉइंट है जिसको अभी खत्म कर ही लेते हैं हम लोग। बोला गया हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, मतलब एम्पायर जो है वो किंगडम से कैसे डिफरेंट होता है। बिल्कुल डिफरेंट होता है भाई। किंगडम होता है छोटा सा इलाका और एम्पायर होता है बड़ा सा इलाका। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल डिफरेंट है। देखो, एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। पहला पॉइंट इसमें वही लिखा हुआ है कि जो एम्पायर होते हैं वो हमेशा किंगडम से बड़ा होता है इलाका में। ठीक है, हमने आपको एग्जांपल अभी दिया था कि मान लो हमारा बिहार क्या है, एक किंगडम है। यदि एम्पायर कहेंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें बिहार भी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, मतलब यदि आप एम्पायर बोल रहे हो तो हमेशा किंगडम से वो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एम्पायर का साइज किंगडम के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, आगे। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। अब देखो होता क्या है ना, पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे अशोका है, तो क्या अशोका खुद इतने बड़े इलाका पे अपना देख रेख कर सकता था? नहीं। तो वो क्या करता था, अपने अंदर छोटे छोटे लोगों को, मतलब छोटे छोटे जगहों पर लोगों को क्या कर देता था, राजा बना देता था। राजा बना दिया। जैसे मान लो, सपोज करो कि अशोका का पूरा कब्जा हो चुका है पूरे भारत पे, मान लो, तो वो एक जगह पे बैठ के तो पूरे भारत पे नजर नहीं रख पाएगा। तो वो क्या करेगा, बिहार का किसी को राजा बना देगा, उत्तर प्रदेश का किसी को राजा बना देगा, झारखंड का किसी को राजा बना देगा। तो क्या करेगा, अब वो राजा के अंदर में वो किंगडम आ गया है ना, तो राजा उसको देखेगा, देख रेख करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। तो जो उस किंगडम का जो राजा होता था उससे ज्यादा पावर किसके पास होता था, महान राजा के पास, मतलब कि जो उसके भी ऊपर होता था, मतलब जो सबका राजा है वो कौन था, अशोका। ठीक है, मतलब अशोका हेड हो गया और उसके अंदर छोटे छोटे राजा बहुत सारे काम करते थे, क्योंकि अशोका खुद तो इतना नजर नहीं रख पाएगा सभी चीजों पे। ठीक है, आगे। एम्पायर्स नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। और जो एम्पायर होता है, एम्पायर का जो हेड होता है, उसके अंदर में बहुत सारे ऑफिसर काम करते हैं। क्यों ऑफिसर काम करते हैं, ताकि ये क्या कर सके, जाके देख रेख कर सके, टैक्स वसूल सके। तो अशोका भी बहुत बड़ा एम्पायर था, उसके अंदर में बहुत बड़ा एम्पायर काम करता था, उनके अंदर में बहुत बड़े ऑफिसर काम करते थे, मतलब मंत्री, राजा, ये सब काम करते थे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अशोका के अंदर में बड़े बड़े मंत्री काम क्यों करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि अशोका अकेले काम कितना करेगा, वो तो भाई राजा है ना, महान राजा है वो। तो उसके अंदर में ऑफिसर काम करते थे, मंत्री काम करते थे, जो कि उनके लिए टैक्स इकट्ठा करके लाके उसको देगा, मतलब लोगों से पैसा वसूल करके, जो भी है टैक्स का सिस्टम उस समय पर जो भी था, तो टैक्स वैक्स लोगों से लेके सब पैसा लाके किसको देगा, लोग अशोका को देता था। ठीक है, चलिए पूछो समर, क्या डाउट था? सर, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे वैसे ही। हाँ एकदम ऐसे ही, इसमें भी वैसे था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूलिंग द एम्पायर। इस वाले टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।